सो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 9 के चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। हमने प्रीवियस वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बारे में देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल देखी, न्यूक्लियस देखा, साइटोप्लाज्मा देखा, साइटोप्लाज्मा के अंदर सेल ऑर्गेनाइज देखी। देन आफ्टर सेल ऑर्गेनाइज के बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपर्चर्स और लाइसोसोम का लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। ओके, टुडे वी विल स्टार्ट द अनदर टॉपिक mitochondria. Now mitochondria, it is also known as the powerhouse of the cell. It is also known as powerhouse of the cell. उसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, मीन्स पावर मीन्स एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है वो आपको यहां से ही जनरेट होते हुए देखने को मिलती है। ठीक है, फिर इट हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। कितने मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है? 2। आपको 2 मेम्ब्रेन की कवरिंग उसके ऊपर देखने को मिलेगी, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ना वो पोरस होती है, सीधी, बट इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। मींस outer membrane is porous and inner membrane is folded. inner membrane आपको कैसी देखने को मिलेगी? folded। देखो इट इज एन आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन आपको इस तरीके से फोल्डेड देखने को मिलेगी। ओके, दिस फोल्डेड, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड की वजह से यहाँ पर आपको कई सारे सब्सटेंस देखने को मिलेंगे, और ये सब्सटेंस का काम क्या होता है? टू जनरेट द एनर्जी। ठीक है, ये जो लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से आपको यहाँ पे कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हुए देखने को मिलेंगे, और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से यहाँ पर आपको क्या जनरेट होते हुए देखने को मिलेगी? एनर्जी जनरेट होते हुए देखने को मिलेगी। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटी, अब क्या कहा गया है यहाँ पर कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर कई सारी केमिकल एक्टिविटीज होगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बट केमिकल एक्टिविटीज कराने के लिए भी हमें यहाँ पर क्या चाहिए? एनर्जी। ठीक है, तो वो एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी किस फॉर्म में होती है? एटीपी। मतलब यहाँ पर एटीपी पहले किस में कन्वर्ट होता है? एडीपी में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीपी? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जब आप इस एनर्जी को यूज करोगे तो किस में बन जाएगी? एडीपी में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। मतलब जब एनर्जी यूज हो जाती है वो इस फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, फिर वापस से इसमें आ जाती है। सिर्फ किसका फर्क होता है? एक फॉस्फेट का, यहाँ ड्राई होता है, यहाँ ट्राई होता है। डाई मींस 2, ट्राई मींस 3। ठीक है, सो यहाँ पर आपको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर देन आफ्टर यहाँ पर जो एटीपी है वो क्या बोला गया है? इट इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। मींस करेंसी होती है ना, जैसे हमारे यहाँ रुपीस चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, ऐसे ही अगर हम सेल के लिए सब मतलब वो करेंसी से ही हमें सब कुछ मिलता है,
तो वैसे ही सेल को सब कुछ किससे मिलता है, एटीपी से। दैट्स व्हाई एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। ठीक है, ये हमारे सेल के जितने भी मतलब हमारी बॉडी के समझ लो ना, सेल वर्क करेंगे तो ही बॉडी वर्क करेगी। हमारी बॉडी के जितने भी काम है सब कुछ, एवरी मैकेनिकल वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ एटीपी। ठीक है, आपको एटीपी के थ्रू होते हुए देखने को मिलेगा। लास्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि देखो कई सारी केमिकल एक्टिविटीज करानी है, इतना सब कराने के लिए वो किसी और से डीएनए और प्रोटीन के लिए डिपेंड रह नहीं सकता। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद के प्रोटीन होते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया दूसरों को प्रोटीन प्रोवाइड करता है। जब भी अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो खुद के प्रोटीन भी दूसरे सेल्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है, या खुद के सेल में भी अपने प्रोटीन देना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि जितना भी हमारे बॉडी का वर्क है वो किसकी मदद से होता है, विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो इट इज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, देन आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद दो मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन पोरस और इनर मेम्ब्रेन आपको फोल्डेड देखने को मिलेगी। इनर मेम्ब्रेन इतनी ज्यादा फोल्डेड होती है कि वो बहुत ज्यादा एरिया कवर करती है, और ज्यादा एरिया कवर करने की वजह से वहां पर आपको कई सारी केमिकल रिएक्शंस होते हुए देखने को मिलेगी। ये जो कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती है इसमें से क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी। वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी। बट ये केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो वो एटीपी एनर्जी जब यूज होती है तब किस फॉर्म में मिलता है हमें, एडीपी, एडेनोनाइन डाइफॉस्फेट। जब एनर्जी हो तब एटीपी, जब एनर्जी यूज हो जाए तो एडीपी आपको देखने को मिलेगा। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। उसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के डीएनए और खुद के प्रोटीन आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ तक कि उसके पास खुद के राइबोसोम्स भी आपको कई बार देखने को मिलेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नाउ सी आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज अनदर टॉपिक नेम्ड प्लास्टिड्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय प्लास्टिड्स। ठीक है, उसको समझने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट, मतलब इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। कि ये आपको सिर्फ प्लांट्स के सेल्स में ही देखने को मिलेंगे, ये एनिमल्स के सेल्स में नहीं होते, मींस हमारे सेल्स में नहीं होते। ठीक है, व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स का काम क्या है कि जो भी आपको प्लांट का कलर दिखता है ना, इट इज ड्यू टू प्लास्टिड्स। चाहे उसकी लीव्स आपको ग्रीन कलर की दिखती हैं, फ्लावर रेड, येलो, व्हाइट, जो भी कलर आपको दिखता है इट इज ड्यू टू प्लास्टिड्स। ठीक है, क्यों उनके हमें कलर्स दिखते हैं, बिकॉज उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, प्लास्टिड्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्लास्टिड्स है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आपको देखने को मिलेंगे। There are 3 types of plastids. First, chromoplast for various color. ठीक है, कि बहुत सारे कलर्स के लिए जो आपको प्लांट्स को देखने को मिलते हैं वो। Then after leucoplast, it is for white color. Then after third, chloroplast. ये सिर्फ एक ही होता है, इट कंटेन ग्रीन कलर, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ओके, सो दीज आर द थ्री मेन प्लास्टिड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्रोमोप्लास्ट फॉर द वेरियस कलर, लूकोप्लास्ट
जो व्हाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या कलरलेस भी आप कह सकते हो, और फिर क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट की ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट सेल्स, या प्लांट सेल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लास्टिड्स देखने को मिलेंगे। और प्लास्टिड्स काफी सारे होते हैं, पर न्यूमरल मतलब छोटे 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 आपको सेल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। और वो जो छोटे छोटे उनका स्ट्रक्चर होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा, ठीक है, मींस इट इज एन इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल के अंदर इट इज एन इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक है, कि आपको कई सारे प्लास्टिड्स देखने को मिलेंगे जो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, ऑफ न्यूमरस, न्यूमरस मींस काफी छोटे छोटे इमर्जिंग मटेरियल भी कह सकते हो, कॉल्ड स्ट्रोमा। और ये स्ट्रोमा एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और जो उनको कनेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, थैलेकोइड्स, ठीक है, जिसके थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये प्लास्टिड्स किस काम के हैं, तो देखो क्लोरोप्लास्ट इट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, अगर जब तक क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर है ना, तभी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, मतलब वो खुद का खाना खुद बना पाएगा, नहीं तो वो खुद का खाना खुद बना सकता नहीं है। मींस विदाउट क्लोरोफिल प्लांट कैन नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की जो भी पूरी प्रोसेस है वो किसके प्रेजेंस में होती है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आपको देखने को मिलेगी। फिर क्रोमोप्लास्ट, वो प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे पिगमेंट्स देखता है क्लोरोफिल के साथ, मतलब क्लोरोफिल तो आपको पता है प्लांट के अंदर रहेगा तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो येलो, ऑरेंज, रेड कलर जैसे देता है, ताकि वो प्लांट काफी अच्छे से ग्रो हो सके और वेल डेवलप हो सके, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लास्टिड्स के पास भी खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है, जैसा आपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखा, और इनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर आपको माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही देखने को मिलेगा। मींस प्लास्टिड्स हैव आल्सो, यहाँ प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड हैज सेम इन स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब आपको इनके पास सेम जैसा माइटोकॉन्ड्रिया में था वैसा ही इनका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम आपको देखने को मिलेगा। ओके, और इनका स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया जैसा सिमिलरली आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट रह गया हमारा ल्यूकोप्लास्ट, कि ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, तो जो ये कलरलेस पिगमेंट होता है ना प्लांट्स के अंदर, ये प्लांट्स के अंदर स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, जैसे कि किसका, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, ठीक है, जो प्रोटीन को हमें मदद करते हैं, ये इन सबको स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है, स्टार्च, ऑयल ग्रेन्यूल्स और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, ओके, इन सबको वो स्टोर करने का काम करता है फॉर प्लास्टिड्स, ठीक है, अब समझ में आया। और प्लास्टिड्स के अंदर कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट, मतलब वो स्टार्च को, ऑयल के ग्रेन्यूल्स को और प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स को यहाँ पर स्टोर करने का काम करेगा, और यही मेन फंक्शन है किसका, ल्यूकोप्लास्ट का। तो यहाँ पर आपको प्लास्टिड्स के बारे में पता चल गया, उनके टाइप्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। इनका मेन वर्क क्या है कि जो प्लांट के अंदर आपको डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं, इट इज ड्यू टू प्लास्टिड्स। प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो वेरियस कलर देता है, ल्यूकोप्लास्ट जो व्हाइट या जिसे आप ट्रांसपेरेंट कलर भी कह सकते हो उसके लिए रिस्पांसिबल है, फिर क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से आपको प्लांट के लीव्स ग्रीनिंग कलर देखने को मिलती है। ओके, देन आफ्टर ये इंटरनल मेम्ब्रेन होता है, मतलब पूरी तरीके से सेल में फैल जाता है, ठीक है, और
प्लासिड्स उसके अंदर कई सारे इमर्ज मतलब इसमें कैसा होता है कि एक के ऊपर एक भी आपको देखने को मिल सकता है और वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी हो सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा। और जो कनेक्ट करता है उन्हें उसे क्या कहा जाता है, थैलेकोइड्स। ओके, देन आफ्टर देयर फंक्शन, जहां क्रोमोप्लास्ट प्लांट को डिफरेंट फ्लावर्स के कलर देगा विद क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोफिल की मदद से आपको प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखने को मिलेगी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से हमें क्या पता चलता है कि प्लांट खुद का खाना खुद बना सकते हैं। ओके, फिर देन आफ्टर लास्ट ग्लूकोप्लास्ट। ग्लूकोप्लास्ट क्या करता है, वो स्टोर करता है, किसे स्टोर करता है, स्टार्च को, ऑयल ग्रेन्यूल्स को और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को यहाँ पर वो स्टोर करने का काम करता है। सो इट इज ऑल अबाउट द प्लास्टिड्स, कि वो प्लांट में होती है सिर्फ और किस तरीके से वर्क करती है और क्या क्या हमें उसमें देखने को मिलता है। ओके ओके, नाउ सी देयर इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, वैक्यूल। ओके, वैक्यूल आपको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में देखने को मिलेगा। इसका मेन काम क्या है, स्टोरेज करना। किसकी, जो भी सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस सेल्स में आ रहे हैं उनकी। सो वैक्यूल आर द स्टोरेज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कंटेन। जो भी प्लांट के अंदर है, एनिमल के अंदर सॉलिड और लिक्विड कंटेन है, उसको वो स्टोर करने का यहां पर काम करेगा। ओके, बट ये हमारे एनिमल्स के अंदर स्मॉल इन साइज होते हैं, एंड लार्ज इन साइज इन एनिमल्स, सॉरी प्लांट्स। मतलब वो एनिमल सेल में काफी बड़े और प्लांट्स में आपको, एनिमल्स में आप काफी छोटे देखने को मिलेंगे। कितने छोटे समझ सकते हो कि इन एनिमल सेल इट कवर्ड 20 to 25% एरिया। मतलब टोटल सेल के एरिया में 20 to 25% एरिया कौन कवर करता है, वैक्यूल। बट एनिमल सेल में, सॉरी प्लांट सेल में इट कवर्ड 50 to 90%, अराउंड 90% ऑफ एरिया। मतलब 90% एरिया कौन कवर कर लेता है, प्लास्टिड्स कवर कर लेते हैं। ठीक है, ओके, कौन कवर कर लेता है, वैक्यूल्स कवर कर लेते हैं। ठीक है, मींस वैक्यूल्स का मेन काम क्या है कि स्टोरेज करना। बट हमारे एनिमल्स के अंदर वो 20 to 25% एरिया कवर करते हैं, बट प्लांट्स में अराउंड 90% ऑफ एरिया वो आपको कवर करते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, नाउ प्लांट्स में अगर इतने ज्यादा वो होते हैं तो वो कुछ तो प्रोवाइड करते होंगे, क्योंकि बाकी सारी चीजें भी तो रखनी है ना उनको। अगर आप सोचो कि 90% तक एरिया उन्होंने कवर कर लिया तो बाकी सारी चीजें कहाँ जाएंगी, प्लास्टिड्स है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, राइबोसोम्स है, इतनी सारी चीजों को वो कहां पर रखेगा। ठीक है, सो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो फुल ऑफ द सैप होते हैं। सैप मींस कि वो क्या प्रोवाइड करते हैं, टर्जिडिटी और रिजिडिटी। टर्जिडिटी मींस जब स्टोर करने का टाइम आएगा तो वो बहुत ज्यादा फुल जाएंगे, पर जब स्टोरेज नहीं करनी होगी तो वो बहुत छोटे भी हो जाएंगे, जिसे हम टर्जिडिटी और रिजिडिटी कहते हैं। जैसे आप स्प्रिंग को कैसे ऐसे खोलना चाहो तो कितनी ज्यादा खुल जाएगी, फिर छोड़ दो तो वापस इतनी छोटी हो जाएगी, उसे कहते हैं टर्जिडिटी और रिजिडिटी। सो इन प्लांट सेल वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। ओके, कि वो क्या करेगा, टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे वो इजीली प्लांट सेल को जब ज्यादा स्टोर करना होगा तब काफी बड़े साइज में हो जाएंगे, काफी ज्यादा एरिया कवर करेंगे। जब नहीं स्टोर करना होगा तो वो वापस छोटे भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन
कि वो क्या क्या स्टोर करते हैं। मीन्स हाँ, यहाँ पर हमारे वैक्यूल्स क्या क्या अंदर अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो वैक्यूल कैन स्टोर अमीनो एसिड्स, मतलब प्रोटीन जब डाइजेस्ट होते हैं तब वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, तो अमीनो एसिड स्टोर कर सकते हैं, शुगर स्टोर कर सकते हैं, और कई सारे ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन्स भी वो अपने अंदर ऐसे हैं जिनको वो स्टोर कर सकते हैं। मींस दे कैन स्टोर अमीनो एसिड, फिर देन आफ्टर दे कैन स्टोर शुगर्स, कई सारे ऑर्गेनिक एसिड, एंड एट लास्ट कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली आपको वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि सिंगल सेल लाइक, मतलब जो सिंगल सेल एनिमल होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनके अंदर फूड स्टोर भी कहां पर होता है, वैक्यूल के अंदर होता है, बिकॉज उनके अंदर सिंगल सेल होता है। तो फूड स्टोरेज का भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा, वैक्यूल के अंदर देखने को मिलेगा। सो ये चीज याद रखना कि कभी भी सिंगल सेल में पूछे, जैसे अमीबा पूछ रहे हैं या पैरामीशियम पूछ रहे हैं, तो फूड वैक्यूल मतलब सॉरी जो फूड है वो भी आपको कहां स्टोरेज होते हुए देखने को मिलेगा, वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हुए देखने को मिलेगा। सॉरी, ठीक है। फिर उसके अलावा कई सारे ऑर्गेनिजम्स में ये वाटर स्टोर करने का भी काम करते हैं, और कई सारे सेल्स को वाटर देने का काम भी ये करते हैं। क्या करते हैं कि जब भी वाटर काफी ज्यादा आ जाता है तो वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, बट जब भी फिर रिक्वायरमेंट पड़ती है तब वो वाटर को अपने में से रिलीज भी कर सकते हैं, बिकॉज इनके पास क्या है, टर्जिडिटी और रिजिडिटी वाली प्रॉपर्टी है कि टाइम आने पे ये फूल भी जाते हैं और कंप्रेस भी हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई ये आपको देखने को मिलेगा। सो अगर ज्यादा वाटर आ जाए तो वो अपने अंदर स्टोर भी कर सकते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तब वो उसे सेल्स को रिटर्न भी कर सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द वैक्यूल्स। ये आपको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में देखने को मिलेगी। हमारे एनिमल्स में ये स्मॉल इन साइज होती है, बट प्लांट्स के अंदर लार्ज इन साइज होती है। हमारे एनिमल्स में ये 20 to 25% एरिया कवर करती है, तो प्लांट्स में अराउंड 90% तक वो एरिया कवर कर सकती है। देन आफ्टर मेन वर्क वैक्यूल्स का कि स्टोरेज करना, जैसे मैंने आपको बताया कि लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस दोनों को स्टोर करने का यहाँ पर वो काम करती है। थर्ड फंक्शन क्या करती है, ये रिजिडिटी और टर्जिडिटी जैसी चीजें प्रोवाइड करती है, जिससे सेल एक्सपांस हो सकता है और कंप्रेस होते हुए भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो टर्जिडिटी और रिजिडिटी की वजह से तो वो क्या करता है कि प्लांट सेल में जब ज्यादा स्टोरेज की जरूरत होती है तब वो ज्यादा कवर करते हैं एरिया, और रिजिडिटी की वजह से जब कम जरूरत होती है तब वो छोटा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एरिया कम कवर करेगा। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा और पैरामीशियम में फूड स्टोरेज का काम भी कौन करता है, वैक्यूल करता है, क्योंकि वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है इसीलिए। तो उनके अंदर वो फूड स्टोर भी कहां होते हुए आपको देखने को मिलेगा, वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हुए देखने को मिलेगा। देन आफ्टर जब एक्सेस वाटर, मतलब वाटर कभी भी जब ज्यादा आ जाता है, स्पेशली इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स को तो आपको पता है वाटर की काफी ज्यादा जरूरत है, तो उन प्लांट्स में से वाटर स्टोर करने के लिए वो वाटर भी कहां पर स्टोर होता है, वैक्यूल्स के अंदर ही आपको स्टोर होते हुए देखने को मिलेगा। फिर वैक्यूल जब जरूरत होती है वाटर की, जब नहीं मिलता, तो ये एक्सेस वाटर को रिलीज भी कर सकता है। मतलब यहाँ पर वैक्यूल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू एनिमल्स। प्लांट्स के अंदर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो इट इज ऑल अबाउट द वैक्यूल्स। और यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म पार्ट भी कंप्लीट होता है, और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। पहले हमने सेल के बारे में देखा, सेल की डिस्कवरीज देखी, डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स देखे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया, साइटोप्लाज्मा, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनाइज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेंचर्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। और यहाँ पर अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है कि इट इज ऑल अबाउट द आवर सेल, कि हमारा सेल कैसा होता है, किस तरीके से दिखता है, और कैसे हर एक फंक्शन को परफॉर्म करता है। ओके, सो इट इज ऑल क्लियर।